जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 लेकर आए हैं और पार्ट 4 में हम देखेंगे यूनियन और इसके टेरिटरीज के बारे में क्या कहा गया है, हमारे संविधान के बारे में, कैसे निर्माण होता है, कैसे स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो रीड्रॉ की जाती है, कैसे इंडिया का नक्शा बदला जा सकता है। तो वो सब हम इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के अंडर पढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि पहले ही शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, पार्ट 1 में आता है और आर्टिकल 1 से 4 के बीच ये प्रावधान सारे के सारे दिए गए हैं। तो आज हम आर्टिकल 1 से 4 के को ही मद्देनजर रखते हुए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल जो आपका 1 है, आर्टिकल 1 में आपका बताया गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की, क्या नाम रखा गया है इस टेरिटरी का जिसको हम स्टेट्स को मिला के जो बना है। तो यहां पर खास तौर पे बताया गया है इंडिया दैट इज भारत। देखिए भारत का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो नाम है वो भारत भी दिया गया है, तो ये याद रखने वाली चीज है। इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहां पर एक और खास बात है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका ये मतलब है कि आप यूनियन को नहीं तोड़ सकते हैं लेकिन आप स्टेट्स को तोड़ भी सकते हैं और उनको जोड़ भी सकते हैं। मतलब स्टेट्स की आप बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं लेकिन आप यूनियन को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें कि हमने अपनी जो स्टेट है उसी को लेके अलग देश बनाने दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर बताया गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, लेकिन आप स्टेट्स की जो बाउंड्री है उसे रीड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से हमारा तेलंगाना अलग हुआ है। तो आगे चलते हैं। जो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है, तो देखिए हमारे पास आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज है और 0 एक्वायर्ड टेरिटरीज है। देखिए एक्वायर का ये मतलब होता है जो हमने बाहर से लड़ झगड़ के वॉर करके या फिर एक्वायर करके जो हमने ले रखी है। तो 1975 में हमने सिक्किम को एक्वायर किया था लेकिन इसे बाद में स्टेटहुड दे दी गई, तो इसलिए आज की डेट में 0 एक्वायर्ड में हम लिखते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कोई भी टेरिटरी जो है एक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसे सिटीजनशिप दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा 1975 में इसे एक्वायर किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 में आपका कहा गया है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। देखिए स्टेट का यहां पर आप पूरा एक राज्य की तरह ही मत लीजिए। स्टेट का ये मतलब है कि यहां पर आपको पूरा प्रदेश या पूरी जो आपकी कंट्री है उसकी बात आपको यहां पर करनी है। तो पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि वो इंडिया का जो मैप है उसे दोबारा रीड्रॉ कर सकते हैं, बाउंड्री कम कर सकते हैं, बाउंड्री ज्यादा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट के अपने परव्यू में आता है। देखिए आर्टिकल 2 में आपको यहां पर साफ पता लग रहा होगा कि ये एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जा रही है। ये याद रखने के लिए इस तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा कि केवल आर्टिकल 2 में केवल एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जा रही है। अब चलते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 में दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म न्यू स्टेट्स। मतलब आपकी नई स्टेट्स जो है वो कैसे बनेगी। पुरानी अगर कोई स्टेट को हम डिस्ट्रक्ट करके किसी और स्टेट में मिलाना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि हम ये इंटरनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक्सटर्नल था और यहां पर आपका इंटरनल बाउंड्री जो स्टेट की बाउंड्री है उसे ऑल्टर करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपकी जो नई स्टेट जो हम बना सकते हैं, बाउंड्री कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो पार्लियामेंट के ऊपर ये जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग नहीं होगी। मतलब पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, वो इस रिकमेंडेशन को मान भी सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। और देखिए सिंपल मेजोरिटी से ये जो है ये चीज जो है पास हो जाती है। इस जो आर्टिकल 3 के जो प्रावधान है 5 यहां पर मेनली दिए गए हैं कि क्या कैसे किया जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट का नाम है फिदा, FIDAA। फिदा, F स्टैंड्स फॉर फॉर्म न्यू स्टेट्स, नई स्टेट्स बनाना। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनी है। F फॉर फिदा एंड F फॉर फॉर्म न्यू स्टेट्स। I से इंक्रीज एरिया, किसी राज्य का एरिया जो इंक्रीज करना हो। D से डिक्रीज एरिया, अगर आपको किसी राज्य का एरिया डिक्रीज करना हो। ए से आपकी आएगी ऑल्टर बाउंड्रीज, अगर आप थोड़ा बाउंड्री को इधर उधर करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है।
और लास्ट वाला जो ये आता है, ये आपका आता है ऑल्टर नेम्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में बंगाल से रिकमेंडेशन आई है कि वेस्ट बंगाल का नाम जो चेंज करके आपको बंगाल रखा जाए। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 3 के तहत ये काम होगा। तेलंगाना किस आर्टिकल के थ्रू बनी है, तो ये आर्टिकल 3 के थ्रू बनेगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 याद रखना एग्जाम परस्पेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 4 में सिर्फ अमेंडमेंट्स दी गई है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 2 एंड 3 की। आर्टिकल 2 एंड 3 को कैसे अमेंड किया जाएगा तो वो आर्टिकल 4 में आपका बताया गया है। तो इसके बाद जब हमारा देश, जब आपका देश का निर्माण हो रहा था आजादी के बाद, जब हमारे देश के पाकिस्तान और इंडिया जो नए बॉर्न जो न्यू कंट्रीज थी ये दो, तो वहां पर जो है इंडिया में आपको पता है 4 टाइप की स्टेट्स का गठन किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट सी। अगर आप इन सब स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हिमाचल पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल पार्ट सी स्टेट में था, लेकिन पार्ट सी स्टेट में ही क्यों गया, ए बी या डी में भी तो जा सकता था। तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चैनल पर स्क्रॉल करेंगे अगर वीडियोस की लिस्ट में तो आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। इस टॉपिक को जरूर आप तैयार कर लें, कहीं पे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सी में ही क्यों डाला गया, अदर कैटेगरीज थी उसमें क्यों नहीं डाला गया। तो इसलिए आप वीडियो जरूर देख लें। तो अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि देश में आजादी के बाद यूनियन और टेरिटरीज के बारे में क्या सोचा जा रहा था, मतलब जो स्टेट्स बनाई जानी थी उसके बारे में आपका क्या सोचा जा रहा था। देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस टाइम सरकार के ऊपर जो है बड़ा दबाव डाला जा रहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज बेसिस पे आपकी अलग अलग स्टेट्स का निर्माण हो, क्योंकि उस टाइम सिर्फ प्रोविंसेस थी जो कि राजा के अधीन थी या फिर इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट अधीन थी। तो उनके ऊपर काफी, सरकार के ऊपर काफी दबाव आ रहा था कि वो स्टेट्स को कैसे डिवाइड किया जाए। तो एक धर कमीशन 1948 में एक धर कमीशन का गठन किया गया और एक जेवीपी कमेटी का यहाँ पर 1949 में गठन किया गया। इन दोनों का सेम ही काम था कि ये देखने के लिए कि क्या बोलते, लैंग्वेज आपका बेसिस बनाया जाए स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे ये काम करना, स्टेट्स को डिवाइड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने कमीशन का निर्माण किया और एक जेवीपी कमेटी भी बनी। तो इसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जो ये कमीशन थी। देखिए, ध्यान रखिए, कमीशन में हमेशा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, काउंसिल में हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और देखिए, जेवीपी आप सोच रहे होंगे कि जेवीपी क्या है, धर तो नाम था जो इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे। देखिए, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, ये पी से जो शख्स है ये बहुत ही खास है, पट्टाभी सीतारमैया। आपको याद रखना है 1939 त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी सेशन के बाद आपके जो सुभाष बाबू है, सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। रीजन ये था कि वो इलेक्शन तो जीत गए थे, लेकिन ये जो पट्टाभी सीतारमैया जो हमारे कैंडिडेट थे, ये गांधी जी के कैंडिडेट थे, तो ये हार गए थे और गांधी जी ने कहा था कि इनकी हार मेरी हार है। तो गांधी जी के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 त्रिपुरी सेशन के बाद अपना कांग्रेस पार्टी से अपना रिजाइन दे दिया था और 1940 में उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया 1940 में। ये मैंने कुछ आपको एडिशनल फैक्ट्स यहाँ पर पी से, पट्टाभी सीतारमैया से रिलेटेड हमने बता दिए। तो देखिए, जब इन दो कमेटी, इस कमीशन और जब इस कमेटी की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, मतलब कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड करना सही नहीं है। उस टाइम जो लोग इस कमेटी या कमीशन में थे उन्हें लगा कि ये देश विरोधी बात की जा रही है, जो स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग करने के लिए, और वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें लगा कि देश की जो आपकी यूनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी इससे। लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ रहा था। आए दिन कोई ना कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप अपनी डिमांड लेकर आ जाता था कि हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, हमें भी चाहिए। तो इसी के चलते चलते फर्स्ट स्टेट जो आपका क्रिएट हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो था आपका आंध्र प्रदेश। 1953 में जो तेलुगु स्पीकर्स थे उनको एक अलग प्रदेश दिया गया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश 1953। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर
बात आ जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद एक फजल अली कमीशन जो आपकी थी, जो कि आप एचपी हिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। एचपी हिस्ट्री में फजल अली कमीशन और आपका शाह कमीशन के बारे में काफी अच्छे से इसमें बताया गया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव, हिमाचल के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फजल अली कमीशन आपका बनाया गया। तो फजल अली कमीशन का जब निर्माण हुआ तो उसको चेयर ये भाई साहब कर रहे थे आपके, फजल अली उनका नाम था, और इसमें कुछ और मेंबर्स भी थे, के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। एचपीजी के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की 1953 में, तो यहाँ की रिपोर्ट आपकी बिल्कुल पॉजिटिव आई। तो इन्होंने कह दिया कि लैंग्वेज शैल बी बेसिस, लैंग्वेज से ही स्टेट्स का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या था, वीडियो पूरी देखें, मैं तर्क आपको इसका लास्ट में बताऊंगा। 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे इन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन था वो होना चाहिए। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जब इनकी रिकमेंडेशंस मान ली गई, सही समझा गया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपका 1955 में इस कमीशन को बनाया गया। अब देखिए कमीशन का काम होता है रेकमेंडेशन देना। रेकमेंडेशन सरकार के पास जाती है, सरकार बिल पास करता है, अपना बिल पास करने की कोशिश करता है, और जब बिल पास हो जाता है तो वो अपना एक्ट बन जाता है। तो वैसे ही इस कमीशन की रिकमेंडेशंस ली गई 1955 में। तो उसके बाद जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, इसे कहा गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन ये थी कि अबॉलिश कर दिया जाए डिस्टिंक्शन को। किस डिस्टिंक्शन को, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पार्ट ए बी सी और डी जो स्टेट्स थी आपकी, उसकी जो डिस्टिंक्शन थी उसे अलग कर दिया जाए। अब 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। देखिए 6 यूनियन टेरिटरीज में आपका एचपी भी एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। एचपी अंडमान निकोबार, दिल्ली, लेकेडिव, मिनिकॉय जिसको हम लक्षद्वीप भी कहते हैं आजकल, और आपका मणिपुर और त्रिपुरा, ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी। आपको हिमाचल याद रखना है। 1 नवंबर 1956। अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ, इसके बाद यहां पर एक और भाई साहब अपना कमीशन लेकर आए। इस कमीशन का नाम था शाह कमीशन। देखिए शाह कमीशन में क्या हुआ आपका, ये शाह कमीशन में आपका हुआ स्टेट जो आपका पंजाब था, पहले आपको पता है हिमाचल का जो मेन पार्ट था, हिमाचल में केवल 4 ही प्रोविंस थे आपके, महासू हो गया, आपका चंबा हो गया, और आपका एक सिरमौर हो गया, और एक मंडी हो गया आपका, ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी। बाकी जो सारा एरिया था वो आपका पंजाब में आता था। तो देखिए पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया कि पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1960 में 19 आपका 60 में जैसे आपका बॉम्बे आपका अलग अलग होके महाराष्ट्र और आपका गुजरात बन गया, वैसे ही आपका यहाँ पर पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात की गई शाह कमीशन में। तो पंजाब का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया उसमें आपका पंजाब टोटली अलग बना दिया गया, और आपका हरियाणा टोटली अलग बनाया गया। देखिए पंजाब में वो लोग आए जो पंजाबी बोलते थे, और हरियाणा में हिंदी स्पीकर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए। तो शाह कमीशन भी याद रखना है, ये 1966 में आपका शाह कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसे कहा जाता है, और पंजाब और हरियाणा को इसमें अलग किया गया। बाद में आपको पता है हिमाचल में भी कुछ हिस्से इंक्लूड किए गए, और आपका 1971 में हिमाचल एक फुल फ्लैश्ड आपका एक अच्छा स्टेट, आपका हमारा प्यारा जो हिमाचल प्रदेश है उसका निर्माण हो गया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यहाँ पर हमें स्टेट्स को देखना होगा कि कौन सी स्टेट्स आपकी किस समय पे बनी, उनकी जो आपको कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड अर्लियर, जैसे कि आपका पूछ लेंगे कि 4 स्टेट्स आपको दी होगी और स्टेट्स का पूछ लेंगे, 4 डेट्स दी होगी, मैच द फॉलोइंग होगा कि कौन सा जो आपका स्टेट है वो कब निर्माण उसका हुआ। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है देख लेते हैं। 1960 में आपका, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, आपका बॉम्बे, एक तो महाराष्ट्र बना,
देखिए ये मांग आजादी के टाइम से ही उठ रही थी। गुजरात वाले कह रहे थे, जो गुजराती स्पीकर थे, कि हमें एक अलग स्टेट जो दे दी जाए। तो पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर आपकी फजल अली कमीशन ने बोल दिया कि हाँ ये करना सही है। तो 1960 आते आते महाराष्ट्र और गुजरात आपका अलग हो गया। देखिए 1963 में नागालैंड को भी एक अलग स्टेट बना दिया गया। कुछ आपकी टेरिटरीज थी, फ्रेंच टेरिटरीज, जैसे चंद्रनगौर, माहे, यमन, कारेकाल। तो ये वाली जो टेरिटरीज थी, इनको भी अपने आसपास जो आसपास की जो स्टेट्स थी उसमें आपका इन्हें मर्ज कर दिया गया। फ्रेंच एंड पोर्चुगीज जो भी टेरिटरीज थी। देखिए पोर्चुगीज आपकी जो टेरिटरी थी उसमें दमन एंड दीव, गोवा वगैरह ये सब आ जाते हैं। पुर्तगाली देखिए सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए। 1961 में इन्होंने गोवा को छोड़ा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। 1969 आते आते यहां पर मेघालय भी आपका अलग कर दिया गया। पंजाब हरियाणा कब बना आपका? 1966, जब आपका शाह कमीशन हुआ। तो यहां पर आपका पंजाब एंड हरियाणा भी यहां पर बन गया। 1969 में आपका जो है मेघालय बन गया। देखिए 1971 में आपका एक एचपी बना, जो कि आपकी 19th स्टेट थी। 19 स्टेट थी। और एचपी के साथ कौन कौन सी जो स्टेट्स बनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक त्रिपुरा है और एक मणिपुर है। देखिए मणिपुर यूनियन टेरिटरी में भी आपकी त्रिपुरा और मणिपुर हिमाचल के साथ, जब आपका 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, तो ये तीनों उसमें यूनियन टेरिटरी थी। तो यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, स्टेट्स का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया। 1975 सिक्किम को हमने एक्वायर किया, बाद में इसे स्टेटहुड दे दी गई। 1986 आपका जो आता है मिजोरम। 1987 आपका आता है यहां पर अरुणाचल और गोवा। 2000 में आपकी जो है 3 स्टेट्स यहां पर बनी। देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड। ये करते क्यों है इसे, ये अभी हम 3 पॉइंट्स जो मेन समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ करने के लिए इसे किया जाता है। और आपका छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आपका उत्तरांचल, बाद में इसे नाम चेंज करके उत्तराखंड बनाया गया। ये यूपी से अलग किया गया था। और एक जो आखिरी जो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट बचता है वो ये है कि 2014 में आपका तेलंगाना अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। और ध्यान रखिए 10 साल के लिए हैदराबाद कॉमन आपकी कैपिटल रहेगी दोनों स्टेट्स की। उसके बाद हम जो आपकी अमरावती है वो आपकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन जाएगी। तो 2014 में आपका जो है तेलंगाना का निर्माण हुआ और 2019 में आपका J&K, ये आपका यूनियन टेरिटरी बनी है। याद रखिए J&K एंड लद्दाख, ये आपका यूनियन टेरिटरीज बनी है यहां पर। तो थोड़ा सा इससे आगे हम चलेंगे और थोड़ा सा जो है रीजंस हम देखेंगे यहां पर, क्या कि रीजंस क्या है, क्यों अलग होने की मांग की जाती है। तो देखिए कल्चरल एंड सोशल एफिलिएशन। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर सेम कल्चर और सेम सोशल जहां पर एक्टिविटीज होती है वहां पर भाईचारा ज्यादा देखा गया है। तो इसलिए ये एक रीजन दिया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए बड़ी स्टेट्स को छोटी स्टेट्स में डिवाइड करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप थोड़ा तेज कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना अलग किया गया, तो उससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है तेज हो जाएगी, क्योंकि छोटी स्टेट्स को जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसका इजीली देखा जा सकता है। और आपका जो रिसोर्सेज है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि महाराष्ट्र के केस में कहा जाता है कि मराठवाड़ा जो आपका जो एक अलग जो रीजन है, विदर्भ रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है और आपका जो रिसोर्सेज है वहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए भी सरकारें कई बार स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करके
रिसोर्सेज को अच्छे से बांट सके, तो इसके लिए भी स्टेट्स को अलग किया जा सकता है। और ताकि वहां पर लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, ज्यादा बेटर उनको रिसोर्सेज से ज्यादा बेटर उनकी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, तो इसलिए भी किया जा सकता है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही क्यों किया गया, मतलब लैंग्वेज के आधार पर ही क्यों किया गया। तो इसे हम समझेंगे कुछ ही वर्ड से, कम्युनिकेशन, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करता है। आप सोचकर देखिए, अगर एक हिमाचली साउथ में चला जाए और साउथ में जाकर सेटल हो जाए बहुत सारे हिमाचली, तो वहां पर क्या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो वहां पर मान लीजिए वहां पर लोकल जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, तो वो उसको हिंदी नहीं आती होगी और आपको साउथ की लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो देखिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक रीजन दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कम्युनिकेशन सही होगा, एक ही जैसे हमारे हिमाचल राज्य में है जहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हिंदी में चलेगा। और इससे क्या फायदा होगा आपका, गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है, स्कीम्स जो है आपकी इजीली दी जाएगी। और एक और पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। देखिए वर्नैक्युलर का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेजेस, जो आपकी, अगर हम साउथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर जो तेलुगु स्पीकर्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे डेवलप कर पाएंगे अगर उनकी एक अलग स्टेट होगी। तो ये कुछ मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगला वीडियो हम सिटीजनशिप पे बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक फीडबैक की तरह हम इसे लेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियोस और अच्छी और इंटरेस्टिंग बनाई जाए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।